कंचन और दिव्या दोनों सगी बहनें थी। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही थी। उनके पिता ने बच्चों के फायदे के लिए गायत्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन गायत्री को तो सिर्फ केशव से मतलब था। वो कंचन और दिव्या से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। एक दिन गायत्री अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा था इन दोनों लड़कियों की शादी करके मैं सारी की सारी दौलत हड़प लूंगी, लेकिन ये दोनों तो मेरे सिर पर बैठी हैं। अगर इनकी शादी नहीं हुई तो क्या होगा? लेकिन अगर इनकी शादी भी करवाई गई तो बहुत ज्यादा खर्चा आएगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी सारी की सारी दौलत इन दोनों की शादी पर खर्च हो जाए। अगर कल हम दोनों के भी बच्चे हुए तो हमें भी तो उनके लिए पैसे चाहिए। इतना सोचकर वह चुपचाप बैठ जाती है। इतने में केशव, उसका पति, उसके पास आता है। तभी वो उससे कहता है, अरे तुम तो यहाँ पर बैठी हो। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम किचन में पराठे बनाने के लिए जा रही हो। देखो मुझे जल्दी से काम पर जाना है, जाओ और मेरे लिए पराठे ले आओ। जी अभी लाई जी। तभी केशव खाने की टेबल पर बैठकर इंतजार करने लग जाता है और तभी गायत्री किचन में जाती है और दिव्या का हाथ मोड़कर कहती है, क्यों रे दिव्या की बच्ची, इतनी देर तक खाना बना रही है? तुझे कितनी बार मैंने कहा है, तेरे बाप के उठ जाने से पहले तू खाना बना लिया कर। माँ मेरा हाथ छोड़ो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बस माँ खाना बन ही गया, ये लीजिए माँ, पिताजी के लिए ले जाइए। गायत्री वो पराठे केशव के पास ले जाती है। तभी केशव उससे कहता है, गायत्री मुझे दोनों बच्चों का चेहरा देखने का मन कर रहा है। नहीं नहीं, वो दोनों अभी तक सो रहे हैं जी। उनकी नींद खराब करना अच्छी बात नहीं है। जब उठेंगे तब मैं आपको उनसे मिलवा दूंगी। लेकिन गायत्री समय तो देखो, अभी 10 बज रहा है। तुम हमेशा उनकी नींद का ख्याल रखती हो। तुम उनसे कितना प्यार करती हो गायत्री। तुम रोज सुबह जल्दी उठ जाती हो, फिर हम लोगों के लिए खाना बनाती हो। कितनी अच्छी बात है जी। आपको तो अपनी पसंद पर गर्व महसूस होना चाहिए, है ना जी। केशव खाना खाकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन गायत्री केशव को उसकी दोनों बेटियों से मिलने नहीं देती। वो बहाना बनाती है कि वो दोनों सो रही है, लेकिन सच तो ये था कि वो दोनों सुबह को 4 बजे उठ जाती है और घर का सारा काम करती है और घर की सारी जिम्मेदारियाँ उनके सिर पे थी। तभी गायत्री कहती है, क्यों री महारानी कंचन, तुम्हारे हाथों में जान नहीं है क्या? ये कपड़े बिल्कुल भी साफ नहीं धुले, इन्हें वापस से धो। तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं क्या? लेकिन माँ कपड़े तो मैंने रगड़ रगड़ कर धोए थे। कल शाम को बस आंधी आई थी तो थोड़ी सी धूल लग गई होगी। कोई बात नहीं गायत्री, एक काम करो, इन्हें वापस से धो दो। कंचन बहुत मेहनत से सारे कपड़े धोती है और उन्हें धूप में सुखा कर आती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब कपड़े सूख जाते हैं तभी उसकी माँ उन कपड़ों को बेड पर उठाकर रख देती है और उनके ऊपर पानी फेंक देती है। माँ ये सूखे कपड़ों के ऊपर पानी क्यों फेंका? देख कंचन, मैं चाहती हूँ तो इन कपड़ों को वापस से धोए। मुझे तुम्हारा काम एक बार में पसंद नहीं आता, ठीक है ना? और वैसे भी तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। जब कल तुम ससुराल में जाओगी तो तुम अच्छे से काम करोगी तो सब मुझे ही वाह करेंगे। एक काम करो कंचन, वापस से सारे कपड़े धो लो। तभी उसकी बहन दिव्या उसके पास आती है और कंचन से कहती है, दीदी हमारी सौतेली माँ बहुत खराब है। हम कब तक अपनी सौतेली माँ के जुल्म सहते रहेंगे? हम पिताजी से कुछ क्यों नहीं कहते? दिव्या, पिताजी ने हम दोनों के भले के लिए इससे शादी की थी। अब अगर पिताजी को पता चल गया कि उनके एक फैसले से हम दोनों खुश नहीं हैं, या फिर बचपन से आज तक हमने इतना सब कुछ किया है और इतना सब कुछ बर्दाश्त किया है, तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उन्हें सदमा लग जाएगा। इसलिए भलाई इसमें है कि हम दोनों चुप रहे दिव्या। लेकिन कंचन, ये औरत बहुत खराब है। ये हमें अपने पिताजी से भी मिलने नहीं देती। मुझे तो वो पूरी चुड़ैल की जैसी लगती है, चुड़ैल। और पिताजी भी बस हमेशा अपने काम में मग्न रहते हैं। उन्हें हम दोनों से कोई भी मतलब नहीं। क्या उनका कभी मन नहीं करता अपनी बेटियों से बातें करने का? तभी उनकी सौतेली माँ गायत्री ये सब बातें सुन लेती है। तुम दोनों लड़कियों के मन में मेरे लिए इतना ज्यादा जहर है, अब मैं ये सारा जहर तुम लोगों का निकालती हूँ। देखो अब मैं कैसे तुम दोनों को सबक सिखाती हूँ। माँ वो दिव्या का वो मतलब नहीं था माँ। तुम दोनों का क्या मतलब था, अब मैं तुम दोनों को बताती हूँ। तभी उसकी बहन दिव्या कहती है, इसके अलावा माँ तुम कर भी क्या सकती हो? तुम तो गंवार हो, गंवार। बस तुम हमसे काम करवा सकती हो, हमें मार सकती हो, बस यही आता है तुमको। तेरी इतनी हिम्मत लड़की कि तू मुझसे जबान लड़ाती है। अब तू देख मैं तुझे कैसे ठीक करती हूँ। माँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो माँ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो माँ। गायत्री उन दोनों को बहुत मारती है और दोनों के शरीर पर बहुत सारे जख्म हो जाते हैं। तभी गायत्री कहती है, तुम दोनों लड़कियों को मैं पसंद नहीं हूँ, पता चला? और करो मेरी शिकायत, और करो। इतना सबक सिखाऊंगी, इतना सबक सिखाऊंगी तुम दोनों लड़कियों को कि मेरा नाम लेना तक भूल जाओगी। थोड़ी देर बाद
दोनों बहनें कमरे में बैठकर एक दूसरे के जख्मों पर मलम लगा रही थी। दीदी, हमें पिताजी को सब कुछ बताना होगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मैं जानती हूँ दिव्या, तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और उनके पिताजी घर पर आते हैं। कहाँ है मेरी दोनों बेटियाँ, कहाँ गई? तभी गायत्री उनके पास में आती है और केशव से कहती है, जी आपको ऐसा लगता है कि मैं इन दोनों की सौतेली माँ हूँ और मैंने कभी भी अपने बच्चे को प्यार नहीं किया और कभी भी मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। क्यों गायत्री, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम तो बहुत अच्छी माँ हो। तुम रोज सुबह उठकर सबसे पहले इस घर का सारा काम खत्म कर लेती हो। क्या हुआ, क्या बात हो गई? जी आपको पता है, आज तुम्हारे पीछे से उन दोनों लड़कियों ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, मुझे सौतेली माँ कहा, यहाँ तक कि मुझे नागिन भी कहा। मेरा दिल जानता है जी कि मैं उन दोनों को कितना प्यार करती हूँ। बस मैंने अपनी जिंदगी के साथ में कॉम्प्रोमाइज करके उन दोनों को अपनी बेटी माना था और देखिए आज वो मुझे सौतेली माँ कहते हैं, मुझे नागिन कहते हैं। यह सब सुनकर केशव आग बबूला हो जाता है। वो गुस्से में अपनी दोनों बेटियों को आवाज लगाता है, पिताजी, अच्छा आप यहाँ पर आ गए, आपको हम दोनों कुछ बताना चाहते हैं। मैं तुम दोनों से कुछ बात करना चाहता हूँ। आज तुम दोनों ने तुम्हारी माँ को सौतेली माँ कहा, तुमने उसे चोर कहा और तुमने उसे जहरीली भी कहा। तुम्हें अपनी माँ के साथ में इस तरह से व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन पिताजी, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। क्या मैंने तुम दोनों को यही संस्कार दिए थे कि तुम अपनी माँ को सौतेली कहो, तुम अपनी माँ को नागिन कहो? पिताजी बस हुआ, अगर आपको अपनी पत्नी ही अच्छी लगती है तो आप रहिए उनके साथ में। हम दोनों बहनों को इस घर में नहीं रहना। ये हमारी सौतेली माँ है, ये हम पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। हाँ, निकल जाओ तुम दोनों इस घर से। मुझे भी शर्म आती है तुम दोनों को अपनी बेटी कहते हुए। दोनों बहनों के सर पर पहाड़ टूट चुका था। कंचन घर से निकलते समय अपनी माँ की आखिरी निशानी जो हैंडबैग था उसे साथ में लेकर अंधेरी रात में बाहर चली जाती है। दोनों बहनें इधर उधर देखती रहती हैं। तभी दोनों को बहुत डर लगता है और घर में गायत्री बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जो मैं चाहती थी वो हो गया। दोनों बहनें यहाँ से रफा दफा हो गई है। अब मर रही होंगी कहीं रात को अकेली। मैं क्या करूँ? मैं खुश हूँ आप अपने पूरे घर में। दूसरी तरफ दोनों बहनें अकेली रात में बाहर घूम रही होती हैं। दीदी, मुझे बहुत डर लग रहा है, इतनी रात को हम कहाँ जाएंगे? जाते समय पिताजी ने भी हमें रोका नहीं, एक भी बार उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि सच क्या है। दिव्या, बुराई की हमेशा हार होती है, ऐसा माँ कहती थी, तुम्हें याद है ना? हमें किसी का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बस हमें अपने रास्ते पर चलना चाहिए। दीदी, आपके हाथ में जो माँ का हैंडबैग है उसे एक बार देख लो ना। हाँ दिव्या, ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है जो बस हमारे साथ रह गई है। चलो एक काम करते हैं, हम किसी आश्रम में चलकर रात बिताते हैं, सुबह उठकर हम कुछ ढूंढ ही लेंगे। कंचन, एक काम करो, तुम माँ के हैंडबैग में एक बार हाथ डालकर देखो, शायद उसमें कुछ पैसे मिल जाएं। ऐसा कहकर कंचन अपनी माँ के हैंडबैग में हाथ डालती है। तभी उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो दिव्या, इसमें तो बहुत सारे पैसे हैं। अरे हाँ दीदी, बहुत सारे पैसे हैं इसमें। एक काम करते हैं दीदी, आज रात हम किसी आश्रम में निकाल लेते हैं, सुबह उठकर हम कुछ अच्छा जरूर से कर लेंगे। तभी दोनों बहनें किसी आश्रम के पास जाकर सो जाते हैं। रात के समय केशव को उसकी मरी हुई पत्नी का सपना आता है। तभी प्रिया उससे कहती है, मुझे शर्म आती है जी, आपने अपनी बेटियों की जिम्मेदारी को छोड़ दिया। आपने उस पराई औरत के कहने पर अपनी बेटियों को गलत मान लिया। आप नहीं जानते जी कि आपकी बेटियों के साथ में पीछे क्या क्या होता है। ऐसा कहती प्रिया ने केशव को सारी बातें बता दी। केशव की अचानक से आंखें खुलती है। तब सुबह हो चुकी होती है। तभी गायत्री कहती है, उठिए जी, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। पापी औरत, मुझे शर्म आती है तुझे अपनी बीबी कहते हुए। तूने मेरे बच्चों के साथ में बहुत बुरा किया है, मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करूँगा। मैं जा रहा हूँ अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए। गायत्री को सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसका भांडा फूट चुका था। केशव इधर उधर अपनी बेटियों को ढूंढने निकल जाता है। तभी उसे एक बस स्टॉप के नीचे अपनी स्वर्गवासी बीबी का हैंडबैग मिलता है और उसके साथ में उसे अपनी दोनों बच्चियां भी मिलती हैं, जिसे देखकर वो उन दोनों को गले लगा लेता है। मैं सब जान चुका हूँ मेरी बेटियों, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे साथ में बहुत बुरा हुआ है, मैं अब तुम्हारे साथ में कभी भी बुरा नहीं होने दूंगा। कोई बात नहीं पिताजी, अब तो आपको सारी हकीकत पता चल गई है ना। हाँ चलो बेटा,
अब घर चलते हैं। मगर पिताजी, मैं उस घर में कभी नहीं जाना चाहती जहाँ पर वो नागिन रहती है। मैं एक काम करूँगा, मैं उसे इस घर से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। तभी वो तीनों घर पर पहुँचते हैं और घर जाकर देखते हैं कि गायत्री 3 पहलवानों के साथ में घर में बैठी होती है। मैं आप तीनों को घर के अंदर नहीं आने दे सकती हूँ। तभी वो कहती है, आप तीनों यहीं पर रुक जाइए। ये सब क्या ड्रामा है गायत्री? ड्रामा नहीं है, बल्कि अब ये घर मेरा है। आपको याद है ना पति देव जी, उस दिन मैंने आपसे किन पेपरों पर साइन करवाए थे ये बोलकर कि मैं गरीबों को कुछ धन देना चाहती हूँ। पर वो गरीबों के लिए धन वाला पेपर नहीं था जी, बल्कि वो तो इस घर के पेपर थे जिस पर आपने अपने हाथों से साइन किए थे। मुझे खुद पर शर्म आती है और तुम पर यकीन नहीं होता कि मैंने तुम जैसी नागिन औरत के साथ में शादी की है। तुम बहुत बड़ी चुड़ैल हो। तभी गायत्री उन पहलवानों को बोलती है, जाओ पहलवानों और इन तीनों की चटनी बना दो। पहलवान जैसे ही उन तीनों के पास में आते हैं, कंचन जोर से चिल्लाकर अपनी मरी हुई माँ के बैग में हाथ डालती है। काश मेरे हाथ में कोई चाकू होता। ऐसा कहते ही हैंडबैग से एक चाकू निकल आता है। खबरदार, अगर कोई हमारे पास में आया तो मैं उसे इस चाकू से मार दूंगी। तभी वो सारे पहलवान पीछे की तरफ हो जाते हैं। तभी गायत्री चिल्लाकर कहती है, मैं तुम तीनों को यहाँ से एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली हूँ। ये घर मेरा है, समझे ना। और वो जबरदस्ती कंचन से चाकू छीन लेती है। तभी दिव्या कहती है, काश मेरे पास में एक मोटा डंडा होता जिससे कि वो सारे पहलवानों की पिटाई कर देता। ये कहकर जैसे ही वो अपने हैंडबैग में हाथ डालती है, वहाँ से एक बड़ा मोटा डंडा बाहर आता है जो कि उन पहलवानों की खूब पिटाई करता है, जिससे कि वो पहलवान वहाँ से भाग जाते हैं। अब तुम्हें कौन बचाएगा गायत्री? तभी गायत्री को समझ में आता है कि दिव्या और कंचन के पास में जो हैंडबैग है वो जादुई है। तभी गायत्री कंचन और प्रियंका से वो हैंडबैग छीनने की कोशिश करती है, लेकिन तभी गायत्री के कपड़ों में आग लग जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, बचाओ कोई, मुझे बचाओ, ये इतनी आग मेरे कपड़ों में कैसे लग गई, बचाओ। तभी कंचन हैंडबैग से कहती है, हैंडबैग हैंडबैग, गायत्री के शरीर की आग बुझा दो। कंचन के इतना कहते ही हैंडबैग में से बहुत सारा पानी निकलता है और गायत्री के कपड़ों की जो आग होती है वो बुझने लगती है। और तभी गायत्री को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कहती है, मुझे माफ कर दो मेरी दोनों बेटियों। आज के बाद मैं तुम दोनों को कभी भी परेशान नहीं करूंगी और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाऊंगी। तुम लोगों को कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। हाँ गायत्री, ये तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा कि तुम इस घर से हमेशा के लिए चली जाओ, और अच्छा होगा कि आज के बाद तुम मुझे यहाँ पर कभी भी नजर नहीं आओ। निकल जाओ इस घर से। उसके बाद केशव अपनी दोनों बेटियों के साथ में उसी घर में रहता था और उन दोनों के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता था। अब वो तीनों अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।